नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपने इस विशेष बुलेटिन न्यूज़ एट 10 के साथ, जहां पर दिन भर में होने वाली जो तमाम बड़ी अपडेट्स हैं, बड़ी खबरें हैं, उन पर विस्तार से होती है हमारी नजर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य लोग होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय आज शाम लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी लेंगे शपथ। रायपुर में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। संसद के शीतकालीन सत्र में आज दोनों सदन में अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। लोकसभा में आज जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 समेत तमाम विधेयक पेश होंगे। वहीं उच्च सदन में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। संसद पर हुए आतंकी हमले की आज 22वीं बरसी। संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष समेत केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने हमले में हुए शहीदों को दी श्रद्धांजलि। महादेव बैटिंग ऐप के मामले में आरोपी रवि उप्पल को दुबई में हिरासत में लिया गया। ईडी की अपील पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस के आधार पर यह कार्रवाई हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव किया पारित। भारत समेत 153 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया वोट। अमेरिका और इजराइल सहित 10 देशों ने विरोध में किया मतदान। खेल की खबरों में दिल्ली में चल रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। आज पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग में एथलीट दिखाएंगे अपना दमखम। और आइए अब खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए डॉक्टर मोहन यादव आज राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होगा। मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक में राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य लोग इस समारोह में शामिल होंगे। लाल परेड ग्राउंड में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में करीब 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो ये देख सकते हैं आप लाल परेड ग्राउंड, यहाँ पर ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में करीब 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। आदित्य श्रीवास्तव हमारे सहयोगी संवाददाता भोपाल से हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, हम देख रहे हैं ये लाल परेड ग्राउंड का नज़ारा। एक तरह से मैदान सज गया है। शपथ ग्रहण समारोह भी कुछ देर में होगा और उसके लिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ उत्साह है वहां लोगों में? आप जमीन पर हैं, वहां पर देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, उत्साह चरम पर है
क्योंकि तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही अपनी मेहनत से सरकार मध्य प्रदेश में बनाई है। और जो आमंत्रित अतिथि हैं वो भी जिससे कहें कि बहुत बड़े अतिथि हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए वो है, पूर्व अध्यक्ष पार्टी के नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे और तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे। मेरे पीछे आप ये देखिए, ये भव्य मंच है, तैयार हो चुका है। बीच में 4 कुर्सियां लगाई गई हैं जहां प्रधानमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और साथ साथ 2 तरफ अगर आप देखें तो एक तरफ पे साधु संत जो है वो विराजमान है, वो उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कुर्सियां लगाई गई हैं जहाँ पर तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं वो होंगे और कई राज्यों से करीब 9 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को मिला दिया जाए तो करीब 9 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग भाजपा शासित राज्यों से आ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण पल आज मध्य प्रदेश की सरकार के लिहाज से अगर देखें वो होने जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 2 डिप्टी सीएम की अगर बात की जाए, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल 2 डिप्टी सीएम के पद की शपथ होने वाली है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष मंगल सोनी भी। आशीष, ये ऐतिहासिक पल, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, एक ऐतिहासिक स्टेडियम जिसको कहें, और आज एक और गवाह बनने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के खासतौर से लिहाज से अगर देखें कि एक जमीनी कार्यकर्ता किस तरीके से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बिल्कुल आदित्य, एक जमीनी कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के बाद संघ में दायित्व का निर्वहन किया, उसके बाद युवा मोर्चा और फिर भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे एक कालक्रम रहा है, कालखंड रहा है डॉक्टर मोहन यादव का। उसके ये मुझे लगता है शायद इसी को देखते हुए, विचार परिवार के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए ही केंद्रीय नेतृत्व ने ये डिसीजन लिया होगा। अब से कुछ ही देर बाद ये ऐतिहासिक मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जो है ये इसका ऐतिहासिक ग्राउंड गवाह बनेगा मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की शपथ समारोह का। तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पहुंचेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने का। कैबिनेट की अगर बात करें, हालांकि राजभवन से जो हमारे पास आमंत्रण आया है उसे मंत्रिमंडल का भी जिक्र है। कैबिनेट में कौन वो चेहरे हो सकते हैं? देखिए, कैबिनेट में फिलहाल तो मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मंच की जमावट है आदित्य, जो हम अब से कुछ ही देर पहले चर्चा कर रहे थे, मंच की जो जमावट है उसको देखकर लगता है कि शायद एक बार फिर बीजेपी चौंकाने जा रही है। चौंका ना दे बीजेपी। बिल्कुल, आमतौर पर जो जिस तरह से फैसले हुए हैं उसको लेकर किसी भी राजनीतिक पंडित के लिए कोई अनुमान मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, तो ये बीजेपी है जो आशीष भी कह रहे हैं ना, ये बीजेपी है, चौंका भी सकती है। बिल्कुल, और लगातार चौंका भी रही है। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव का चयन हुआ, किसी ने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। तमाम बड़े नेता थे, तमाम बड़े नाम थे जो इस रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन तमाम जो अनुमान है उनको धता बताते हुए जिस प्रकार से मोहन यादव का चयन हुआ, इसने इस बात को भी जाहिर किया है कि बीजेपी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। यहाँ भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, यहाँ पर वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी। आप काम करेंगे तो वो दिखाई देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आज का दिन इसी बात का परिचायक भी है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें, क्योंकि कार्डर बेस पार्टी का सबसे मजबूत स्तंभ होता है उसका कार्यकर्ता। वो किसी परिवारवाद की पार्टी नहीं होती है। कार्डर बेस पार्टी की अगर बात की जाए, कोई वंशवाद की स्थितियां नहीं होती हैं, और कार्यकर्ता जो होता है वही छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाता है, वही छोटा कार्यकर्ता तमाम संगठन के पदों में भी आता है और उसके बाद उसकी भूमिकाएं बदल जाती हैं। आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद एक सामान्य कार्यकर्ता थे जो वो खुद ही कहते हैं कि मुझे अगर पार्टी दरी उठाने को कहेगी तो मैं दरी उठाऊंगा। लेकिन उसके बाद कल जब आपने शिवराज सिंह को सुना तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को लेकर भी मैंने अपनी फैसला नहीं किया था अपने को लेकर, वही पार्टी अब आगे का जो निर्णय करेगी वो करूंगा। तो ये देखिए, यही अनुशासन होता है और ये अनुशासन ही बताता है कि कार्डर बेस पार्टी कितनी महत्वपूर्ण होती है। आशीष, मोहन यादव की अगर बात करें, मोहन यादव कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और बहुत जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता, किस तरीके से ये कार्डर बेस पार्टी का परिचय है? बिल्कुल, मोहन यादव छात्र राजनीति से शुरुआत की उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की, उसके बाद विद्यार्थी परिषद में अलग अलग दायित्वों का निर्वहन किया, युवा मोर्चा संघ के भी अलग अलग संघ में भी स्थानीय स्तर पर दायित्वों का निर्वहन किया। विद्यार्थी परिषद संघ के बाद युवा मोर्चा में आए, युवा मोर्चा के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद उज्जैन विकास प्राधिकरण, पर्यटन विकास निगम में रहे। वहाँ के बाद फिर वो मध्य प्रदेश में विधायक बने। विधायक बनने के बाद उन्हें दायित्व दिया गया
विधायक रहे, विधायक के बाद शिक्षा मंत्री का रहा। दरअसल आदित्य, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन कौशल सबसे महत्वपूर्ण है। कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल जैसे नेता यहाँ रहे, तो इस मध्य प्रदेश के संगठन को नज़ीर मानते हैं लोग, और यही वजह है कि यहाँ कार्यकर्ता भाव सबसे ज़्यादा देखा गया है। चूंकि देश भर में कहीं भी चुनाव होता है तो नज़ीर अन्य राज्यों में भी गया है आशीष, बिल्कुल। तो वो शैला जो आप कह रही ना, वो अन्य राज्यों में भी उसकी झलक दिखती है। राजस्थान जिस तरीके से दिखाई देगी, शर्मा की बात की जाए, जिस तरह से देखिए यादवों की भी राजनीति करते रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां रही हैं, लेकिन अगर आप वहां पर देखिए जो मुख्य पद होते हैं उनमें वहां तक उनको पहुंचने नहीं दिया जाता है। वहां पर कुछ एक परिवार होते हैं जो काबिज रहते हैं, लेकिन ये बीजेपी में ही संभव है कि आप बिल्कुल आखिरी पायदान में खड़े हैं, लेकिन आपको पहली सीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। आप अगर काम कर रहे हैं तो वो दिखाई दिया जाएगा। आप जनता की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं उसके आधार पर आपको पद दिया जाएगा। ये अन्य राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल सही, और क्षमताओं को पार्टी जानती है। पार्टी, आप देखिए मोहन यादव का चयन ऐसे ही नहीं हुआ है, संगठनात्मक तौर पे तो उन्होंने काम किया ही है। साथ ही जब वो शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे तो परफॉर्मेंस भी ध्यान में रखा गया है। भारत सरकार ने जब नई शिक्षा नीति लॉन्च की तो मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए, उच्च शिक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो उस नई शिक्षा नीति को लागू करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मोहन यादव की रही है। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि अकेले संगठन का ही ध्यान रखा गया है। सत्ता में रह के प्रशासनिक तौर पर अनुभव को अगर देखा जाए तो उसका भी लाभ मोहन यादव को कहीं ना कहीं मिला है, और यही गठजोड़ होता है सत्ता और संगठन में प्रशासनिक तौर पर मजबूती वाले नेता का, और यही बीजेपी अपने नेताओं को तैयार करती है। और वही तैयारी जो मोहन यादव की नजर आई थी, यही कारण था कि जिस फोटो सेशन में वो पिछले तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, पीछे तरफ बैठे हुए थे, और वहां से उठाकर आगे ले आना, ये देखिए, ये परफॉर्मेंस की बात की जाए, पराक्रम की बात की जाए, यही होता है भारतीय जनता पार्टी में। कहीं ना कहीं आदित्य ऐसे कह सकते हैं कि 2024 निशाना 2024 है, और उसकी भी एक तरह से तैयारी है। अभी जो कार्यकारिणी, जो मंत्रिमंडल तय होगा, उस मंत्रिमंडल में क्या कुछ समीकरण साधने की कोशिश होती है, ये भी देखना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई समीकरण होंगे, और समीकरण दरअसल क्षेत्रवार भी होंगे, क्योंकि अभी अगर आप देखें मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव जो मालवा से आते हैं, इसके अलावा विंध्य की बात की जाए, राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा की अगर बात की जाए तो वो भी मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए तो वहाँ से आ रहे हैं। उसके अलावा अब महाकौशल बच रहा है, और जातिगत समीकरण भी अगर देखें, और खासकर महिलाओं के लिहाज से देखें, क्योंकि बीजेपी सरकार में महिलाओं को लेकर सत्ता में लाने की एक बहुत बड़ी परंपरा एक शुरू हुई है। आशीष, एक चीज़ बताइए, महाकौशल का प्रतिनिधित्व अभी नहीं है, तो क्या ये माने, क्योंकि प्रहलाद पटेल जैसे बड़े नेता भी जो हैं वो मध्य प्रदेश में अब आ चुके हैं, क्या ये माने कि महाकौशल का एक प्रतिनिधित्व भी बड़ा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से ये दो उप मुख्यमंत्री का चयन किया है, इसमें निश्चित तौर से महाकौशल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें खास तौर पर आदिवासी क्षेत्र से मुझे लगता है संपत्तियां हुई कि आदिवासी होने के साथ साथ महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, ये ऐसे नाम हैं। हालांकि बीजेपी कई बार चौंकाती है, तो ज़्यादा भरोसा करना, बड़े नामों को बड़ी जिम्मेदारी देंगे, ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि कोई फार्मूला बीजेपी ने तैयार कर रखा हो कि किस तरह से नए नेताओं को, जैसे 3 बार के विधायक डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, राजस्थान में पहली बार के विधायक भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो हो सकता है संगठन में अलग अलग नेतृत्व तय। रामपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामपाल सिंह जी मंत्री रहे हैं शिवराज सिंह जी की सरकार में, बड़े मंत्री रहे हैं। रामपाल जी, कितना बड़ा ऐतिहासिक पल है आज भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर देखें, चूंकि आज मोहन यादव जी जमीनी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले। आज बड़ा गौरवमय क्षण है। विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आतिथ्य में मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पे भोपाल में हमारे नए मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। आज मध्य प्रदेश में खुशी की लहर है, और विकास के जो काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, उसका माननीय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हुए हैं, उनका एक प्रत्यक्ष प्रमाण आज देखने को मिल रहा है। कितने उत्साह के साथ आज रामपाल जी, मंत्रिमंडल की अगर बात करें, बड़े चौंकाने वाले चेहरे क्या उसमें हो सकते हैं, क्योंकि आप एक बड़े मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार में, और अब नया मंत्रिमंडल फिर आना है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी परख होती है, क्षमता के हिसाब से समय समय पर काम दिया जाता है। इसमें चौंकाने वाली बात क्या है, काम देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबको आगे बढ़ाने का काम
पार्टी में होता है। ये भारतीय जनता पार्टी में एक देश के अंदर ऐसा अनुपम उदाहरण देखने को आप देख सकते हैं। गांव में बैठे हुए एक छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ी जवाबदारी देते हैं और अलग अलग योग्यता अनुसार काम देने का काम होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। रामपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। मंत्री रहे हैं शिवराज सरकार में और बड़ी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनके पास में था और वो यही बता रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है जमीनी कार्यकर्ता को उठाकर मंत्री बना देती है, मुख्यमंत्री बना देती है, सबका साथ सबका विकास तभी हो पाता है। बिल्कुल। और देखिए आदित्य, बहुत सारी पार्टियां इतने बड़े डिसीजन लेने से इसलिए भी डरती हैं, उन्हें लगता है कि टूट हो जाएगी, बिखराव हो जाएगी, पार्टी बिखर जाएगी। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सोच है, संगठन की शक्ति है कि इतने बड़े डिसीजन के बाद भी कोई मनमुटाव और कोई बिखराव जैसी कोई चीज देखने को नहीं मिली। यही बीजेपी का अनुशासन है शैला, और ये अनुशासन बताता है कि कार्यकर्ता किस तरीके से, अगर उसके अंदर कोई गुस्सा भी है तो कार्यकर्ता उस गुस्से को अपने अंदर पचा लेता है। और कांग्रेस में अगर आप देखें, आज यही स्थिति अगर कांग्रेस में होती और हमने देखा 2018 में तो दिल्ली की दौड़ लग रही होती है, एक तरफ फोटोएं जारी होती हैं और एक तरफ कमलनाथ होते हैं, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, या कोई राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे सचिन पायलट और तमाम गहलोत की अगर बात की जाए, ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी हैं। बहुत जद्दोजहद कांग्रेस को करनी पड़ी है और वो समय सही नहीं था। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी में ये चीज़ ना होना ये अनुशासन का परिचायक है। ये बताता है कि ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता तैयार होता है उसको ये बता दिया जाता है कि आप एक मिशन पर लगे हुए हैं और वो मिशन पद पाने का नहीं होना चाहिए, और अगर आप पद के मोह से अगर आगे बढ़ेंगे तो शायद आप भाजपा के लिए, भाजपा के कार्यकर्ता के लिए फिट नहीं बैठते हैं। और यही चीज जो है वो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री लेवल का कार्यकर्ता हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, वो यही कहता है। बिल्कुल आदित्य, आप इस कार्यक्रम पे अपनी नजर बना के रखिए, आगे फिर आपसे संपर्क करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से ये अपडेट साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले कहा है कि वो निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शपथ लेने जा रहे हैं। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की प्रेस वार्ता में। अर्थव्यवस्था बन चुका है और पिछले 9 साल में हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में देश के हर प्रांत विकास के रास्ते पर तेज से चलने लगा है। और आप सबको मालूम है, देश की एक प्रांत है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया आज से 9 साल पहले सबको मालूम थे किस हालत में रहे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मतलब उसी कालखंड में देश के अलग अलग प्रांतों में यही चर्चा हुआ था कि वहाँ आतंकवादियों का गतिविधियाँ, हिंसा, वायलेंस, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, लॉ एंड ऑर्डर इस हालत में रहे। नॉर्थ ईस्ट के जनता सुबह शाम निश्चित होके उस सड़क में घूम नहीं सकते थे। ऐसे एक हालत कांग्रेस ने 7 साल में नॉर्थ ईस्ट को बनाया। कांग्रेस की उनकी जो शासन व्यवस्था इतना कमजोर रहे और खास करके उन्होंने 7 साल की कार्यकाल में जो दुर्नीति घोटाला को उन्होंने जैसे अपनाया, इसके वजह से वहाँ कोई रूल ऑफ लॉ थे नहीं, और इसलिए हर नागरिक असुरक्षित रहे, अनिश्चित रहे। हमारा भविष्य क्या होगा, कौन देगा हमें सुरक्षा, कौन देगा हमें शक्ति और संभावना, कौन देगा हमें स्वाभिमान से जीने का माहौल। ऐसे हजारों सवाल ने नॉर्थ ईस्ट के हर नागरिक को घेर के रखे थे, और उसी अनिश्चित एक जीवन उनको जीने के लिए
कांग्रेस सरकार ने मजबूर किया था। लेकिन 2014 में जब बीजेपी लेड एनडीए सरकार बने और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को विशेष रूप से ध्यान दिया और नॉर्थ ईस्ट की गरिमा, नॉर्थ ईस्ट की इतिहास, इन चीजों को उन्होंने सही अध्ययन और अनुसंधान से नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षा, शांति और प्रगति देने के लिए प्रतिबद्ध हुई और उन्होंने 9 साल जिस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए नीतियां अपनाया, नॉर्थ ईस्ट की विकास के लिए कार्यक्रम रचना की और नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय की सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सभी मंत्री को यह निर्देश जारी की कि नॉर्थ ईस्ट को विशेष ध्यान देना होगा। हर मंत्री को अपने मंत्रालय की अलग अलग कार्यक्रम को नॉर्थ ईस्ट में सही समय पर लागू करना होगा, वो भी क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन होना होगा, ऐसा निर्देश जारी की। और साथ साथ में जितने भी बड़े वरिष्ठ अधिकारी उन लोगों को भी कहा कि आपको भी नॉर्थ ईस्ट जाना होगा। तो ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट को निरंतर ध्यान दिया और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को विशेष रूप से मनोबल देने के लिए और नॉर्थ ईस्ट का जो भी शक्ति, संपदा और संभावना को उजागर करने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाए वो सफल रहे। और इन दिनों में स्वयं प्रधानमंत्री जी 64 टाइम नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया, 64 टाइम। किसी प्रधानमंत्री ने इतनी बार नॉर्थ ईस्ट दौरा नहीं किया। और आपको एक आंकड़ा दूं, सारे कार्यक्रम में, सारे इनिशिएटिव में कितनी निष्ठा और भक्ति शामिल रहे। दो साल के अंदर अगर आप आंकड़ा देखें, हमारे केंद्रीय मंत्री का नॉर्थ ईस्ट 362 टाइम्स विजिट किया। इससे साफ जाहिर है कि 9 साल के अंदर 800 से अधिक बार केंद्रीय मंत्री का नॉर्थ ईस्ट दौरा हुआ और अपने विभाग की, अपने मंत्रालय की अलग अलग कार्यक्रम सही समय पर लागू करने के लिए उन लोगों ने जो कदम उठाया, मजबूत कदम उठाया। नॉर्थ ईस्ट की जनता के साथ उन्होंने बातचीत की, संवाद की और एक वर्किंग होलिस्टिक रिलेशनशिप बनाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए मोदी जी के निर्देश के मुताबिक, आज ये सफल साबित हुई है। आज आप लोगों ने खुद देखा है कि नॉर्थ ईस्ट कैसे जाग उठा है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था नॉर्थ ईस्ट देश के अष्टलक्ष्मी है, यानी कि मोदी जी की जो गारंटी है, एक गारंटी पिछले 9 साल में जैसे उसको लागू की गई है और इसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट ने अपना शक्ति दिखाने का काम किया है। और मोदी जी ने यह भी कहा था कि नॉर्थ ईस्ट कोई मामूली इलाका नहीं, देश का अष्टलक्ष्मी है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज द पावर हाउस ऑफ इंडियाज ग्रोथ, पावर हाउस ऑफ इंडियाज ग्रोथ। तो इसलिए पिछले 9 साल के अंदर मोदी जी के गारंटी ने जो भी गारंटी उन्होंने दी थी उससे अधिक करके दिखाए। मोदी जी के गारंटी ने अष्टलक्ष्मी को 9 साल के अंदर 5 लाख करोड़ के अनुदान से सजाया है।
और मोदी जी ने जो संकल्प ली, इस संकल्प को सही निभाया है। तो इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जो कार्यक्रम सफल रूप से लागू की गई है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया की मानचित्र में नॉर्थ ईस्ट को एक मर्यादा पूर्वक जगह मिला है। ये जगह देने का काम भी मोदी जी ने किया है। अब देखिए G20 में भी नॉर्थ ईस्ट को जिस हिसाब से शोकेस की गई है, 12 स्थान में G20 का बैठक आयोजन की गई है और इस बैठक के द्वारा हमारे 8 प्रदेश का जो इनका विरासत, स्वाभिमान, जो संस्कृति, सारे चीजों को दुनिया के आगे सही पेश किया और दुनिया ने देखा नॉर्थ ईस्ट की नजरिया, नॉर्थ ईस्ट की अवेलेबल रिसोर्सेस, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर और सिविलाइजेशन, सारे चीजों को दुनिया को दिखाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो काम की है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इस काम के द्वारा आज नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान के दिल में जगह मिला है। मोदी जी ने वो जगह देने का काम किया है। पहले कांग्रेस का कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट हमेशा मोस्ट नेग्लेक्टेड रीजन रहे, सबको मालूम है, और देश के अलग अलग प्रांतों से लोग नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए भय करता था, उनके मन में भय था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित जगह नहीं है। अब नॉर्थ ईस्ट को पिछले 9 साल में कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, इन सारे कार्यक्रम के द्वारा जैसे नॉर्थ ईस्ट को सजाया गया है, आज नॉर्थ ईस्ट सिर्फ देश का ही नहीं, दुनिया का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। आपको बताऊं कि कैसे नॉर्थ ईस्ट में पिछले 9 साल के अंदर हमारे सरकार की तरफ से कार्यक्रम रचना की गई है, जिस कदम उठाए गए हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर देखिए, पहले किस हालत में रहे, आज नॉर्थ ईस्ट एक पीसफुल रीजन बन चुका है, क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मजबूत निर्णय के वजह से, सिद्धांत के वजह से, कदम के वजह से आज नॉर्थ ईस्ट में एक शांति का वातावरण सृष्टि हुई है और इस शांति के वातावरण में लोगों ने अपने विकास की सिलसिले में अपने आप को जोड़ने के लिए उनको एक सुनहरा मौका मिला है। तो पिछले दिनों में जो भी इस विषय पर कार्यक्रम रचना की गई है, इसमें आपने खुद देखी है, मोर देन 8,000 मिलिटेंट ने सरेंडर की है और अधिक से प्रांतों से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को विड्रॉ की गई है। इसका मतलब साफ है कि आज जिस शांति का वातावरण है, ये शांति का वातावरण के वजह से देश के अलग अलग प्रांतों से लोग नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। तो ये भी माहौल देने में परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक बड़े महत्वपूर्ण कदम ली है। साथ साथ में आप सबको मालूम है कि हमारे रोड सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में और एविएशन सेक्टर में, वाटरवेज में, हर सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम किया है। और नॉर्थ ईस्ट में नेशनल वाटरवेज, नेशनल हाईवेज के सिलसिले में 47.279 करोड़ का उसमें स्पेंड की गई है। और साथ साथ में हमारे
रेलवे सेक्टर में भी 4 गुना से अधिक वहाँ बजटरी सपोर्ट दी गई है। उसी हिसाब से एयरपोर्ट पहले 9 थे, उसको आज 17 तक बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने की है। तो कुल मिलाकर आज आप लोग अगर ध्यान से देखें, ध्यान से सारे विषय को अध्ययन करें, तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट को आज हिंदुस्तान के अंदर जैसे इज्जत दी गई है और नॉर्थ ईस्टर्नर को विकास के रास्ते पर चलने के लिए जो भी मौका दी गई है, इसके वजह से हमारे हर नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन सब मोदी जी के लिए कृतज्ञ है, क्योंकि सबका यही मानना है जो प्यार मोदी जी ने दी है, जो आदर स्नेह मोदी जी ने दी है, किसी ने दी नहीं थी। तो इतना बड़ा एक उपलब्धि, इतने बड़े उनको एक जीवन में जो मनोबल देने का काम मोदी जी ने जिस हिसाब से की है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का 8 प्रदेश में शांति भी है, प्रगति भी है और एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन चीजों को, इस महत्वपूर्ण एक वाणी को आज उन्होंने जमीनी हकीकत से जोड़ने का भी सब लोगों ने काम किया है। यानी कि हमारे देश 140 करोड़ आबादी के देश है। इस देश को अगले दिनों में आगे बढ़ाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों का साथ नॉर्थ ईस्ट में सारी जनता प्रतिबद्ध है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब इन विषय को विशेष रूप से देश की हर नागरिक के पास आप लोग इस बातों को रखिएगा, क्योंकि ये हमारे देश की एकता और अखंडता और हमारे देश के जो नेशनल इंटीग्रेशन के सिलसिले में बहुत बड़ा कदम है। तो आज मैं जितना भी बताऊं ये कम होगी, क्योंकि मैं भी नॉर्थ ईस्टर्नर हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट से आया हूं। नॉर्थ ईस्ट का एक व्यक्ति होने के नाते मैंने वो दृश्य देखी है कांग्रेस का कार्यकाल में। उन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का कोई भी रिप्रेजेंटेशन जब भी दिल्ली आता है तो 2 महीना 3 महीना तक उन लोगों को होटल में ठहरना पड़ता है और बाद में उनको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता है। अधिकारी लोग भी ऐसे ही थे, पॉलिटिशियन भी ऐसे थे। सारा सिस्टम को उसी हिसाब से कांग्रेस ने सजाया था। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ जो अन्याय किया, इसलिए वो उसको कभी नॉर्थ ईस्टर्नर माफ नहीं करेगा। तो आज मोदी जी ने ये साबित करके दिखाया, जो व्यक्ति देश के लिए प्रतिबद्ध है, निष्ठावान है, देश को भक्ति भावनाओं से सेवा करने के लिए जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, उसी व्यक्ति ही नॉर्थ ईस्ट को इस हिसाब से इज्जत दे सकते हैं, इस हिसाब से आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। वो व्यक्ति है हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए आप सबको अगले दिनों में इन विषय को विशेष रूप से मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हर नागरिक को कम से कम इन बातों का बारे में सबका पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। कैसे 7 साल राज करते हुए कांग्रेस ने सड़क नहीं बना पाया। अरुणाचल का एक जिले से दूसरे जिला तक जाने के लिए उनको आसाम होकर जाना पड़ता था, और बोगीबिल जो ब्रिज, सदिया धौला सदिया जो ब्रिज, इन ब्रिज 20-20 साल तक ऐसे पड़े रहे। सिर्फ उनका शिलान्यास हुए, उसके बाद कांग्रेस का कार्यकाल में कोई भी कदम नहीं उठाया। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारी व्यवस्था को फिर से खड़ा किया और आज नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, पहले क्या था, पहले था आंदोलन का बिना कोई भी वहां संस्था, केंद्रीय सरकार की संस्था वो नहीं देते थे। असम का लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आंदोलन करना पड़ता था। सरायघाट ब्रिज का भी वही हालत हुई, भूमरागुड़ी ब्रिज का भी वही हालत हुई। लोगों ने आंदोलन करके करके कांग्रेस का पास ये मांग किया था कि हमें पुल चाहिए, हमें डबल रेलवे ट्रैक चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे लाइन चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को देने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं था और कांग्रेस कर नहीं पाया। इसलिए उनका ध्यान नॉर्थ ईस्ट के जनता के लिए नहीं था, उनका ध्यान था नॉर्थ ईस्ट का जो भी संपदा था
जो भी उनका खजाना था उसको कैसे लूटने का काम किया है। उन्होंने प्रगति का काम कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। आज मोदी जी ने ये दिखाया कि देशभक्ति क्या होता है। आज मोदी जी ने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को ही नहीं, जम्मू कश्मीर हर प्रांत को जिस हिसाब से सजाया है, जिस हिसाब से मजबूत किया है, इसके वजह से आज हर प्रांत जाग उठा है। मैं तो मानता हूं ये देश निश्चित रूप से बाय 2047 एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा और आत्मनिर्भर भारत बनने के सिलसिले में नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होगा। आप नॉर्थ ईस्ट का आप हर प्रदेश देखिए, हर प्रदेश को जिस हिसाब से इंटीग्रेट की गए हैं थ्रू एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, इंफॉर्मेशन हाईवेज, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड वाटरवेज, सारे कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन, इस वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का शक्ति बढ़ चुका है और नॉर्थ ईस्ट अब सिर्फ देश का ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया का एक प्रमुख बिंदु बन चुका है। और साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने के लिए भी आज ट्राइलेटरल जो हाईवे बना है म्यांमार, इंडिया और थाईलैंड, और साथ साथ में म्यांमार का जो सिटवे पोर्ट बनी है वो भी भारत सरकार ने बनाया है। इस पोर्ट के जरिए वाटरवेज भी नॉर्थ ईस्ट की जो साथ कनेक्टिविटी डेवलप की गई है। कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट को पिछले 9 साल में इस हिसाब से सजाया। आज नॉर्थ ईस्ट पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड सारे पड़ोसी देश का साथ व्यापार कर सकता है और एयरवेज का भी उसी हिसाब से वहाँ शुरू हुए है। गुवाहाटी थाईलैंड, गुवाहाटी सिंगापुर का एयरलाइन अभी उड़ान भरी है। तो सारी जो इकोसिस्टम परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन में, चाहे एग्रीकल्चर में, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, हर सेक्टर में आज जिस हिसाब से विशेष रूप से ध्यान दी है, विशेष रूप से इस पे कदम उठाए हैं, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट देश में एक प्रमुख केंद्र बिंदु बन चुका है। तो ये आप केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर आज से 9 साल पहले कैसा था। कांग्रेस के शासन में पूर्वोत्तर का बिल्कुल विकास नहीं हुआ था, जनता त्राही त्राही कर रही थी। उन्होंने कहा कि इन बीते 9 सालों में पूर्वोत्तर के विकास पर खासतौर से ध्यान केंद्रित किया गया है। पहले वहाँ पर वायलेंस था, आतंकवाद का प्रकोप था, लेकिन आज वहाँ पर आतंकवाद नहीं है, आज वहाँ पर वायलेंस नहीं है। पूर्वोत्तर भारत विकास की दौड़ में दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं था, कानून का शासन नहीं था, लेकिन आज वहां कानून का शासन है। आज स्थिति बदल गई है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के विकास पर खास तौर से ध्यान केंद्रित किया है, बहुत सारे वहां के दौरे किए और खास तौर से पूर्वोत्तर किस तरह से विकास की दौड़ में आगे आए उसके लिए प्रयास किए, सुरक्षा, शांति और प्रगति के लिए प्रयास किए। और प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता ही है कि पूर्वोत्तर आज प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, आज शांति का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। तो ये तमाम बड़ी बातें जो कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान कही। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले कहा है कि वो निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शपथ लेने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उनको। मैं अपनी करोड़ों करोड़ों जनता की मध्य प्रदेश की आशाओं अपेक्षाओं के आधार पर सभी लोगों को साथ लेकर के बगैर राग द्वेष के सुशासन के लिए कटिबद्ध मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ और विक्रमादित्य के उस सुशासन के काल को माननीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हम एक बार फिर नीचे यथार्थ पे उतरते देखेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति आभार। ये सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं, हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री पटेल साहब आ रहे हैं, 11 राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये इस घड़ी का एक वाकई ये बहुत अलग क्षण होगा। मैं उस इंद्र की सभा में तो हम सब कभी कल्पना ही करते हैं, लेकिन ये लघु इंद्र की सभा की तरह आज ये शपथ समारोह रहेगा। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद, और
इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। NPS में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके NPS की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में भी आज नई सरकार का गठन होगा। विष्णुदेव साय आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी शपथ लेंगे। भाजपा के विधायक दल की बैठक में विजय शर्मा और अरुण साय को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और अब बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। ये सत्र जारी है। दोनों सदन में आज भी अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश करेंगी। इसके अलावा संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कराने के लिए सदन में रखेंगे। राज्यसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निरसन और संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा और पारित कराने के लिए रखेंगे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को सदन में चर्चा के बाद पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा इस बिल को पहले ही पारित कर चुकी है। और आपको बता दें कि संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 22वीं बरसी है। इस दौरान 9 सुरक्षा बलों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दी थी। देश के इन सपूतों को आज संसद भवन में श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह समेत
कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन पाकिस्तान से आए 5 आतंकियों ने लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर संसद भवन पर हमला किया था। ये हमला संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने शहीद विजेंद्र सिंह के पौत्र से उनका हाल चाल जाना। और हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने शहीद विजेंद्र सिंह की पत्नी और उनके पौत्र से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर को संसद पर अटैक हुआ था, आतंकवादियों ने अटैक किया था, जिसमें कि 9 शहीद हमारे जवान हुए थे। और उन्हीं शहीदों में से विजेंद्र सिंह के जो पौत्र हैं, उनके बाबा थे। और जब ये प्रधानमंत्री शहीदों के परिवार से जब मिले तो खासकर वीर से बहुत देर तक बातचीत की। और वीर क्या बोला प्रधानमंत्री ने आपसे? कि आप पढ़ाई में कैसे हो, आप खेल कूद में सही हो, मार्क्स कैसे लाते हो, और कौन से स्कूल में पढ़ते हो, यही बोला था। इसके अलावा और क्या क्या किए हमने आपको? यही पूछा था। ये ऐसे भी लिख दिया था आपको? ऐसे में डाल दिया था, खेल कूद में कैसे। तो आप उनकी पत्नी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज मतलब 22 बरस हो गए, किस तरीके से याद करते हैं? आप प्रधानमंत्री मिले, आपके पोते से मिले, कैसा लगा आपको कि प्रधानमंत्री किस तरीके से आप लोग नजदीक आकर बात कर रहे हैं? अच्छा लगा। और सरकार की ओर से जो सारी सुविधाएं हैं वो आपको मिली हैं। तो ये थी शहीद विजेंद्र सिंह की पत्नी और उनके पोते से, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि प्रधानमंत्री काफ़ी देर तक उनके साथ रहे, हाल चाल पूछते रहे, किस स्कूल में पढ़ते हो, क्या करते हो, कौन सा खेल खेलते हो, और काफ़ी देर तक उस बच्चे के साथ बात करते रहे, वीर के साथ बातचीत करते रहे। शैलेंद्र मिश्र के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। और कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज़्यादा बातचीत के लिए। कुमार आलोक का श्रद्धांजलि के देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की, उनके जो रिलेटिव आए हुए थे उनसे बातचीत की, आपकी खुद भी बातचीत हुई उनके परिजनों से। कितना भावुक कर देने वाला क्षण था ये? बिल्कुल भावुक क्षण था। और जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, अगर हम बात करें 9 जवान शहीद हुए, 16 जवान घायल हुए, और उसमें खासकर जब प्रधानमंत्री जब श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद तुरंत वहां पर शहीदों के जो परिजन थे उससे मिलने गए और काफी देर तक उनसे बातचीत की और उनका हालचाल जाना, उन्हें कोई कष्ट है उसके बारे में जाना। और सारे जो परिजन थे उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया कि उनको जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी सरकार से वो उन्हें मिल रही है। और यही कारण था कि जब प्रधानमंत्री चले गए और जब परिजन जो जितने भी परिजन थे वहां पर उनसे विशेष रूप से जो एसीपी है, डीसीपी है, दिल्ली पुलिस के लोग हैं या जो अधिकारी हैं, और उन्होंने भी हालचाल लिया उनसे। और कोई किसी तरह की अगर दिक्कत है तो उन्होंने कहा कि तुरंत इस नंबर पर अपना नंबर उन परिजनों को दिया कि ताकि उनको कोई कष्ट नहीं हो। तो बड़ा ही भावुक क्षण था और काफी देर तक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री ने उन लोगों से बातचीत की। तो इसके अलावा अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, उपराष्ट्रपति जी मौजूद थे, लोकसभा अध्यक्ष मौजूद थे, जो विपक्ष की नेता है सोनिया गांधी वो मौजूद थी, और काफी संख्या में सांसद और मंत्रीगण यहाँ पर उपस्थित थे। और आज का दिन अपने आप में एक काला दिन था, जब आज ही के दिन लगभग 11:30 बजे का समय होगा जब आतंकवादी अंदर एम्बेसडर कार में घुसे। 5 आतंकवादी थे और सबसे पहले उन्होंने अपने कार पे स्टिकर लगा रखा था और स्टिकर मंत्रालय का स्टिकर लगा हुआ था। और उसके बाद इतनी तेज गति से जब गाड़ी अंदर प्रवेश की तो वहां पर खड़े जो इंस्पेक्टर थे जगदीश यादव ने भांप लिया कि ये कुछ गड़बड़ है और उन्होंने पीछा करना शुरू किया। जब पीछा करना शुरू किया तो उपराष्ट्रपति जो उसमें कृष्णकांत शर्मा थे, उनके जो बॉडीगार्ड्स थे वो भी उनके साथ हो गए। तो उसके सबसे पहला शिकार जगदीश यादव और उनके जो 3 आदमी थे जो पीछा कर रहे थे, उन्होंने
उनको गोली मारी और उसके बाद संसद भवन के गेट नंबर 1 पे वो चले गए और गेट नंबर 1 पर जाकर के अत्याधुनिक जो AK-47 लेकर पीठ पे उनका गोला और बारूद था और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। लेकिन हमें प्रशंसा करनी होगी उन सुरक्षा कर्मियों की जो संसद भवन में तैनात थे। उन्होंने संसद के सारे दरवाजे बंद किए और उनसे लोहा लेते हुए 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। तो ये अपने आप में जो शहादत है, उसी शहादत का सम्मान करने प्रधानमंत्री सहित चाहे वो सरकार के पक्ष के लोग हों, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, सारे लोग आकर के उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। बिल्कुल, और आज पूरा देश इन वीर सपूतों को, उनकी शहादत को नमन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये बातें, ये अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए DT न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के सह संस्थापक रवि उप्पल को संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दुबई पुलिस ने ये कार्रवाई ईडी की अपील पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस के आधार पर की है। सूत्रों के मुताबिक रवि उप्पल को पिछले हफ्ते दुबई में हिरासत में लिया गया था और ईडी के अधिकारी उसे भारत भेजने के लिए दुबई के अधिकारियों के संपर्क में हैं। उप्पल के खिलाफ छत्तीसगढ़ और मुंबई पुलिस जांच कर रही है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। रवि महादेव ऐप मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर का सहयोगी है। और दक्षिण कश्मीर में कई इलाकों में राज्य जांच एजेंसी ने छापेमारी की है। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से एसआईए अनंतनाग और कुलगाम समेत दक्षिण कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित किया है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों में से प्रस्ताव के पक्ष में 153 वोट दिए गए। इसमें भारत भी शामिल रहा। अमेरिका और इजराइल सहित 10 देशों ने विरोध में मतदान किया, जबकि 23 देशों ने मतदान नहीं किया।
और इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि गाजा में हमास आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध में नागरिकों पर अंधाधुंध बमबारी के कारण वो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खो रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका हमास के खिलाफ जंग में उनके साथ है। उन्होंने कहा था कि इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म करके बंधकों को छुड़वाएगा। वॉशिंगटन के एक फंड रेजिंग कार्यक्रम के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू को अब अपनी कठोर सरकार में बदलाव लाने की जरूरत है। बाइडेन का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन इस सप्ताह इजराइल का दौरा करने वाले हैं और वो इजराइल के वॉर कैबिनेट से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनका देश यूक्रेन को जब तक संभव होगा आवश्यक हथियारों और उपकरणों की आपूर्ति जारी रखेगा। वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन ने रूस द्वारा कब्जाए गए 50% क्षेत्र फिर से हासिल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उम्मीद है कि अमेरिका यूक्रेन को सहायता जारी नहीं रख पाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने 2024 में अपने देश के निर्धारित लक्ष्यों का उल्लेख किया। यूक्रेन को 61 अरब डॉलर की रक्षा सहायता के लिए ज़ेलेंस्की ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी नेताओं से मुलाकात भी की। अमेरिकी संसद में यूक्रेन को आपातकालीन सैन्य सहायता पर चर्चा के बीच ज़ेलेंस्की अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे हैं और इस बीच रूस ने कहा है कि कोई भी अतिरिक्त अमेरिकी सहायता यूक्रेन के लिए निरर्थक साबित होगी। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन को मिले अरबों डॉलर उसे युद्ध में सफलता नहीं दिला सके हैं और आगे भी नई सहायता उसके काम नहीं आएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।